हेलो एवरीवन, आप सबका स्टडी आईक्यू में स्वागत है। इस वीडियो में मैं रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ है एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़ एट स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज अब CDS, CLAT और KVS के लिए भी लॉन्च हो चुके हैं और CGL, CHSL और IBPS एग्ज़ाम्स के लिए वो पहले से अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानकर कि रशियन रेवोल्यूशन क्या था। ये दो रेवोल्यूशन थे जो अलग अलग वक्त पे हुए थे, लेकिन एक ही साल में 1917 में, जिनके कारण ज़ारिस्ट साम्राज्य का पतन हुआ और उसके बाद USSR की स्थापना हुई। यानी कि एक पुराना साम्राज्य खत्म होकर एक नया देश बना और ये दोनों रेवोल्यूशन हुए थे फरवरी में और अक्टूबर में 1917 में। इन रेवोल्यूशंस के पीछे के जो कारण थे उन्हें जानने के लिए हमें रशिया का 19वीं सदी और 20वीं सदी के समय में जो हालात थे उन्हें जानना हमें ज़रूरी है। तो हम वहाँ से ही शुरू करेंगे। तो 20वीं सदी की शुरुआत जब होती है और 19वीं सदी ख़त्म होती है, उस वक्त रशिया एक मेजरली एग्रेरियन कंट्री था, पूरी तरह से खेती पर निर्भर था और जो वहाँ के किसान थे वो काफ़ी गरीब थे और उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था ज़ार के द्वारा, यानी कि वहाँ के राजा के द्वारा। सरकार और आर्मी में जितने भी उच्च पद होते थे वो सभी वहाँ के एरिस्टोक्रेट्स यानी कि ऊंचे परिवार, नोबल फैमिलीज़ और वो जो क्लर्जी यानी कि चर्च हैं उनके पास रहते थे। रशिया में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कुछ खास नहीं था, बहुत ही कम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। और 1910 तक रशिया में इंडस्ट्रीज़ की जो संख्या थी वो 1000 के आसपास भी नहीं थी, 1000 के अंदर थी। लेकिन जो भी फैक्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, वो सभी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को शहर में स्थित थी और वहाँ पे जो इंडस्ट्री में वर्कर्स रहते थे उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। एक एक अपार्टमेंट में 12-12 लोग रहते थे, 16-16 लोग रहते थे और सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं थी, हाइजीनिक नहीं थी, शहरों में सफाई नहीं थी, सीवेज सिस्टम नहीं था। इस तरह से वर्कर्स की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि रशिया में ये कुछ किसान हैं जो खेती कर रहे हैं। इनके आप कपड़ों से, इनके चेहरों से आप देख सकते हैं कि ये इनकी हालत किस तरह की रही होगी। 18वीं सदी में यूरोप में कई फिलोसोफर्स ने एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ दिए, जैसे कि कांत, इमैनुअल। इन सब ने अलग अलग राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम्स के बारे में बात करी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से यूरोप में डेमोक्रेसी की भी बात होने लगी। तो ये डेमोक्रेसी, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और अकाउंटेबल गवर्नमेंट की जो बातें हैं ये धीरे धीरे रशिया तक भी पहुंचने लगी थी और वहाँ के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी थी। लेकिन वहाँ पे इस तरह का कोई भी डेमोक्रेसी या इंडिविजुअल राइट्स अवेलेबल नहीं था क्योंकि वहाँ के राजा एब्सोल्यूट मोनार्क थे। 17वीं सदी से वहाँ पे रोमानोव वंश का राज था और रोमानोव वंश के राजाओं को ज़ार कहा जाता था। ये दो इनकी स्पेलिंग है, C और T साइलेंट होता है। तो ज़ार जो हैं वो एब्सोल्यूट मोनार्क थे, यानी कि उन पे किसी तरह का कोई अंकुश नहीं था, कोई कैबिनेट, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थी जैसे कि इंग्लैंड में होता था। वहाँ पे इंग्लैंड में कुछ ताकतें प्राइम मिनिस्टर के पास थीं और कुछ राजा के पास थीं और यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो एब्सोल्यूट मोनार्की थी रशिया में। 1894 में एक नया ज़ार बनता है जिसका नाम था ज़ार निकोलस II। ये इनकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। इन पे रास्पुतिन नाम के एक आदमी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था इन पे और इनकी वाइफ पे। रास्पुतिन एक मिस्टिक था, एक चर्च से रिलेटेड ऑफिशियल था, लेकिन ये कई तरह के दावे करता था कि मैं कोई भी बीमारी ठीक कर सकता हूँ। इसलिए राजा का इस पे बहुत प्रभाव था और ख़ास करके कहते हैं कि जो ज़ारीना थी, रानी थी अलेक्जेंड्रा, उनके साथ रास्पुतिन का अफेयर था और ये बात पब्लिक में बाहर आउट हो चुकी थी। इसलिए पब्लिक में काफ़ी गुस्सा था ज़ार और ज़ारीना को लेकर। अब हम बात करेंगे व्लादिमीर लेनिन और कार्ल मार्क्स की, जिनके आइडियाज़ और जिनके एक्शंस ने रशियन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। तो कार्ल मार्क्स वो हैं जिन्होंने कम्युनिज़म की फ़िलॉसफी को सबसे पहली बार लिखा। तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि जितने भी वर्कर्स हैं सोसाइटी में उन्हें कहा गया था प्रोलेटेरिएट। तो ये प्रोलेटेरिएट जो हैं इनके पास सारे संसाधन होने चाहिए और इन्हीं का राज होना चाहिए।
लेनिन ने इस फिलॉसफी को थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा कि प्रोलेटेरिएट अगर वेट करेंगे कि प्रोलेटेरिएट सत्ता अपने हाथ में लें तो हमारी पूरी उम्र बीत जाएगी, इसलिए कुछ लोगों को आगे चलकर प्रोलेटेरिएट के बिहाफ पर, प्रोलेटेरिएट की तरफ से डिक्टेटरशिप अपनानी पड़ेगी, यानी कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। ये फिलॉसफी दी थी व्लादिमीर लेनिन ने, इसीलिए इस फिलॉसफी को कई बार मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो आप देखेंगे दुनिया में कई पार्टियां हैं जिनको आज भी इनका ऐसा नाम है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI-ML, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। अब मैं बात करूंगा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की, RSDP। इसका गठन हुआ 1898 में। इन्होंने मार्क्स की फिलॉसफी को फॉलो किया। लेनिन इस पार्टी के नेता थे और इसीलिए आप देख सकते हैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलॉसफी। इनका काम था कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को देखना, यानी कि प्रोलेटेरिएट को आगे बढ़ाना। इस पार्टी का दो अलग अलग हिस्सों में डिवीज़न हो गया 1903 में। ये दो फैक्शंस थे, बोल्शविक और मेंशविक। बोल्शविक का मतलब रशियन में होता है मेजॉरिटी, लेकिन देखिए कि ये पार्टी कभी भी, बोल्शविक्स कभी भी मेजॉरिटी में नहीं रहे। दूसरी ओर मेंशविक का मतलब होता है माइनॉरिटी, लेकिन ये उल्टा मेजॉरिटी में थे, इनका नंबर ज़्यादा था। खैर, बोल्शविक और मेंशविक में जब से स्प्लिट हो गई, क्योंकि इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। मेंशविक कहते थे कि रेवोल्यूशन में सोशल कैरेक्टर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होना चाहिए, डेमोक्रेसी आगे रहनी चाहिए, जबकि बोल्शविक कहते थे कि लेनिन कहते थे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, यानी कि सत्ता हमारे पास होनी चाहिए, चुनाव करवाने ज़रूरी नहीं है। ये थोड़े से रेडिकल थे, बोल्शविक थोड़े रेडिकल थे, थोड़े फंडामेंटलिस्ट थे। ये इन दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। अब मैं बात करूंगा रूसो जापानीज़ वॉर के बारे में 1904-1905 में। तो देखिए रशिया और जापान, इस मैप में आप देखिए ये रशिया है, ये जापान है, दोनों एम्पायर थे, दोनों में राजा थे उस वक्त, दोनों उस वक्त कंट्री नहीं थे, नेशन स्टेट नहीं थे 1904 में। तो देखिए रशियन एम्पायर और जापानीज़ एम्पायर के बीच में मंचूरिया और कोरिया को लेकर बीच में तनातनी थी। दोनों चाहते थे कि हमारा इन एरियाज़ पे कब्ज़ा हो, और ख़ास करके रशिया को यहाँ पे इंटरेस्ट था पोर्ट आर्थर में। ये आप देख सकते हैं, ये पोर्ट आर्थर एक पोर्ट है जो कि 12 महीने चालू रहता है, और रशिया के पास ऐसा कोई भी पोर्ट नहीं था, बंदरगाह नहीं था जो 12 महीने चालू रहता हो। व्लादिवोस्तोक जो कि यहाँ पे स्थित है, व्लादिवोस्तोक सर्दियों में जम जाता है बर्फ़ के कारण। तो रशिया मंचूरिया और कोरिया को लेकर जापान से युद्ध पे गया, और इस युद्ध में रशिया की बहुत ही बुरी तरह हार हुई। इस हार के कारण, ये हार एक कारण था। 1905 में जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें एक ये भी कारण था। तो अब ये 1905 का रेवोल्यूशन क्या है हम देखेंगे। 1905 में एक छोटा रेवोल्यूशन हुआ था, और इसका कारण सबसे पहला था वर्कर्स की स्ट्राइक। वर्कर्स ने अपनी कंडीशंस के सुधार के लिए स्ट्राइक करी और कुछ डिमांड लेकर गए ज़ार के पास, लेकिन ज़ार ने उल्टा उन पे गोलियां चलवा दी और कई सारे वर्कर्स मारे गए, प्रोटेस्टर्स मारे गए, और इस दिन को कई ब्लडी संडे कहा जाता है, क्योंकि वो संडे का दिन था। इस ब्लडी संडे के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और मिलिट्री उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करती गई, लेकिन एक वक्त के बाद ज़ार को लगा कि मुझे कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे, नहीं तो मेरी सत्ता छिन सकती है। तो ज़ार ने एक डिक्लेरेशन दिया जिसको कहते हैं अक्टूबर मैनिफेस्टो। इसके तहत डूमा इस्टेब्लिश करी गई। डूमा पार्लियामेंट की बॉडी थी, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। इसमें चुनाव पूरी तरह से लोकतांत्रिक तो नहीं थे, लेकिन इसमें सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स और क्लर्जी यानी कि उच्च वर्ग के लोग इसमें मेंबर बन सकते थे। पर फिर भी ये एक शुरुआत थी, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, और इसके कुछ अधिकार थे कानून बनाने के, और प्राइम मिनिस्टर भी बना, कैबिनेट बनी। तो इस ड्यूमा के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बना उसका नाम था पीटर स्टोलिपिन, 1906 से 1911 तक। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, कई सारे लैंड रिफॉर्म्स किए, वर्कर्स की कंडीशन सुधारने की कोशिश करी, और ये बहुत पॉपुलर हो चले थे। तो कहते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी से डरकर ज़ार ने ही इनको असैसिनेट करा दिया, इनका कत्ल करवा दिया। ये 1911 में हुआ। उसके बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू करने में रशिया का भी बहुत बड़ा रोल था। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा वर्ल्ड वॉर का वीडियो देख सकते हैं। 20 लाख सोल्जर्स रशिया के इसमें मारे गए और 80 लाख सिविलियंस भी मारे गए। लगभग 1 करोड़ लोग रशियंस इस युद्ध में मर गए,
और 1 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है अगर आप पॉपुलेशन देखें उस ज़माने की रशिया की। इस वर्ल्ड वॉर में 1917 यानी कि 3 साल जब हो चले तब तक रशिया की हालत बहुत ख़राब थी। इकोनॉमिक क्राइसिस हो चला था रशिया के पास, क्योंकि पैसा नहीं था युद्ध लड़ने के लिए। फूड शॉर्टेजेस थी क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने, यानी कि टर्की का जो एरिया है वो ऑटोमन एम्पायर का था, वहाँ से उन्होंने रशिया को जाने वाले सभी जहाज़ रोक दिए थे। इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया था, रशिया का नेवल ब्लॉकेड कर दिया था, जिससे कि बड़े शहरों में खाने की बहुत बड़ी समस्या थी। सेंट पीटर्सबर्ग में खाने को ब्रेड तक नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे। ऐसी कंडीशन में 1917 में रशियन रेवोल्यूशन शुरू होता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 भी एक बहुत बड़ा कारण रहा रशियन रेवोल्यूशन का। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन के 2 अलग अलग फेज़ के बारे में। तो सबसे पहले इनकी डेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था फरवरी में जूलियन कैलेंडर के अनुसार। जूलियन कैलेंडर पुराना कैलेंडर सिस्टम है, अब जो नया कैलेंडर सिस्टम है उसे कहते हैं ग्रेगोरियन। तो ये जो न्यू स्टाइल यानी कि NS वो है ग्रेगोरियन, और ओल्ड स्टाइल यानी कि जूलियन कैलेंडर। तो उस वक्त तक जूलियन कैलेंडर चलता था रशिया में। रेवोल्यूशन के तुरंत बाद नई सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। आज हम पूरे देश दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही फॉलो करते हैं। तो जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन में लगभग 12 दिन का डिफरेंस है। तो फरवरी जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग महीना था और ग्रेगोरियन के अकॉर्डिंग मार्च, 8 मार्च तारीख थी इंटरनेशनल विमेंस डे। और अक्टूबर, दूसरा रेवोल्यूशन जो है वो अक्टूबर में हुआ, इसलिए कई बार इसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन को। ये नाम याद रखिएगा, अक्टूबर रेवोल्यूशन, जबकि महीना था नवंबर का। तो देखिए, जब इकोनॉमी बहुत ख़राब थी और खाने पीने को भी नहीं था सामान, ऐसी स्थिति में 50,000 वर्कर्स ने पेट्रोग्राड में स्ट्राइक कर दी। पेट्रोग्राड नाम है सेंट पीटर्सबर्ग शहर का। आप इस मैप में एक बार सेंट पीटर्सबर्ग की लोकेशन देख लीजिए। ये सेंट पीटर्सबर्ग है। इस शहर का पुराना नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, लेकिन बाद में इसका ज़ार ने नाम बदल के पेट्रोग्राड कर दिया था। और पेट्रोग्राड के बाद में जब लेनिन सत्ता में आए तो लेनिन ने उसका नाम अपने नाम के पीछे लेनिनग्राड कर दिया। और फाइनली 1991 में जब USSR टूटा तब फिर से इस शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। ये रशिया का उस वक्त कैपिटल था, इंपीरियल कैपिटल। और मॉस्को भी एक बहुत बड़ा शहर है और सेंट पीटर्सबर्ग भी बहुत बड़ा शहर था। देखिए, फेज़ 1 में पब्लिक प्रोटेस्ट हुए और फैक्ट्री वर्कर स्ट्राइक पे आ गए, और इसी के कारण बहुत पूरे देश में स्ट्राइक्स के कारण ज़ार निकोलस को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। उन्होंने एब्डिकेट किया। एब्डिकेट का मतलब सत्ता छोड़ देना, अपने किसी और को दे देना, अपने रिश्तेदार को। तो अपने भाई को उन्होंने बोला कि तुम ज़ार बन जाओ, माइकल को। लेकिन माइकल बहुत ही समझदार व्यक्ति था, उसे पता था कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कभी भी ज़ार को मारा जा सकता है, तो उसने मना कर दिया कि मैं ज़ार नहीं बनूंगा। तो इसी तरह से रशिया में मोनार्की ख़त्म हो गई। ज़ार निकोलस सेकंड के एब्डिकेट करते ही जो 400-300 साल से जो डायनेस्टी चली आ रही थी, रोमनोव डायनेस्टी, उसका खात्मा हो गया। ज़ार निकोलस के हटते ही ड्यूमा ने पावर ले लिया, और इसी ड्यूमा के तहत एक गवर्नमेंट बनाई गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट उसे कहते हैं। और ये सोशल डेमोक्रेट इसमें ज़्यादातर लोग थे, यानी कि जो मेंशेविक्स जो थे, लगभग वही लोग पावर में थे इस गवर्नमेंट में। और इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम था अलेक्जेंडर केरेंस्की। ये नाम आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ लेनिन, मार्क्स और ज़ार निकोलस द सेकंड ये नाम इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर केरेंस्की को आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। देखिए, मेंशेविक फैक्शन के ये नेता थे, और मैंने आपको बताया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में लगभग सभी नेता मेंशेविक फैक्शन के थे। इन्होंने 2 गलतियां करी। सबसे पहली इस सरकार की गलती थी वो ये कि इन्होंने चुनाव नहीं करवाए। रशिया में जब प्रोटेस्ट हुए थे तब एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि डेमोक्रेसी आए और चुनकर सरकार बने, लेकिन इन्होंने कहा कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं है, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म नहीं होता है, तब तक हम चुनाव नहीं करवाएंगे। दूसरा, इन्होंने सरकार बनते ही वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ नहीं किया, जबकि सारी जनता रशिया की चाहती थी कि वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया पीछे हट जाए, क्योंकि रशिया के पास ना पैसा बचा था, ना लोग बचे थे लड़ाई लड़ने के लिए। रशिया की हालत बहुत ख़राब हो गई थी इस लड़ाई लड़ने के कारण। लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया, और यही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि दूसरा रेवोल्यूशन हुआ। देखिए, अब आपको बोल्शेविक याद होंगे, 2 फैक्शन थे, बोल्शेविक और मेंशेविक। अब ये बोल्शेविक जो है, लियोन ट्रॉट्स्की इनका नेता था। इन्होंने डिमांड करी इस मेंशेविक सरकार से, प्रोविजनल गवर्नमेंट से,
कि आप तुरंत रिफॉर्म्स शुरू करें, आप लैंड रिफॉर्म्स लाएं, वर्कर्स की कंडीशंस के लिए रिफॉर्म्स लाएं और सबसे पहले तो आप वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ कर लीजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिमांड्स नहीं मानी और इसीलिए बोल्शेविक्स ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया और सरकार ने बोल्शेविक पार्टी को बैन कर दिया और इसके नेताओं को जेल में डाल दिया। बोल्शेविक्स को बैन करने के कुछ ही महीनों बाद अगस्त के महीने में रशिया की आर्मी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने की कोशिश करी और इस तख्ता पलट को ख़त्म करने के लिए केरेंस्की के पास कोई फौज नहीं थी। तो केरेंस्की को मजबूरी में बोल्शेविक्स को बुलाना पड़ा, उनसे मदद मांगनी पड़ी क्योंकि बोल्शेविक्स के पास रेड गार्ड्स थे। ये रेड गार्ड जो है ये बोल्शेविक पार्टी के मिलिशियाज थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास हथियार थे और हथियारों की ट्रेनिंग थी। तो इन रेड गार्ड्स ने आर्मी के इस तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया और इस कोशिश के बाद ये रेड गार्ड सेंट पीटर्सबर्ग में ही रहे, ये वापस अपने अपने अलग अलग जगहों पे नहीं गए। और अब लेनिन की वापसी हुई। लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी को जब बैन किया गया था तब बाहर चले गए थे रशिया से, वो फिर से रशिया आए और उन्होंने अपनी स्पीचेस देना शुरू करी। बहुत ही फेमस स्पीचेस हैं लेनिन की, जगह जगह जाके हज़ारों लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ते थे और लेनिन की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो देखिए दूसरी चीज़ ये कि सोवियत यानी कि जो वर्कर्स काउंसिल है, हर फैक्ट्री में पूरे रशिया में एक वर्कर काउंसिल बनी होती थी जिसे कहा जाता है सोवियत। इन सोवियट्स पे पूरा कमांड था बोल्शेविक्स का। बोल्शेविक को पार्टी को इनका पूरा सपोर्ट मिला हुआ था और इन्हीं सोवियट्स की मदद से बोल्शेविक पार्टी ने सरकार बदल दी। इन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया कि केरेंस्की को मजबूर कर दिया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बदली जाए और इसी तरह से एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ। इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, ये एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन माना जाता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो देखिए ये हुआ कैसे। 24 अक्टूबर की रात को लेनिन ने रेड गार्ड्स को कहा कि आप सेंट पीटर्सबर्ग की यानी कि पेट्रोग्राड की सारी सरकारी बिल्डिंगों पे जाके कब्जा कर लीजिए। तो इन्होंने रेलवे स्टेशन, टेलीफोन ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, स्कूल्स पे, सभी ऑफिसेज पे, इन सब पे रेड गार्ड ने जाके अपना कब्ज़ा कर लिया एक ही रात में और एक दिन के अंदर अंदर सेंट पीटर्सबर्ग इनके कब्ज़े में था। उसके बाद इन्होंने कुछ ही दिनों बाद मॉस्को में क्रेमलिन पे भी अपना कब्ज़ा कर दिया और इस तरह से बोल्शेविक्स ने सरकार बदल दी। मेंशेविक्स की सरकार हटा दी गई और बोल्शेविक पावर में आ गए, यानी कि लेनिन पावर में आ गया। तो ये था अक्टूबर रेवोल्यूशन या फिर ब्लडलेस रेवोल्यूशन या फिर फेज़ 2 ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। इसके समाप्त होते ही रशियन सिविल वॉर शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो मेंशेविक्स थे वो अभी भी मौजूद थे, उन्हें मारा नहीं गया था। तो रशिया में जो रेड वर्सेस वाइट की लड़ाई है इसे सिविल वॉर कहते हैं। रेड ऑब्वियसली रेड गार्ड्स को कहेंगे, यानी कि जो बोल्शेविक हैं उन्हें रेड गार्ड्स थे इसलिए उन्हें रेड कहते हैं, और वाइट्स तो आप इस इलस्ट्रेशन में देखेंगे, यहाँ पे एक पुराना इलस्ट्रेशन है ये वाइट और ये रेड की लड़ाई। इसमें 20 से 30 लाख लोगों की मौत हुई। ये बहुत ही ख़तरनाक सिविल वॉर था रशिया के लिए और ये लगभग 4 साल चला था। नवंबर 1917 यानी कि जैसे ही अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ उसके तुरंत बाद ये सिविल वॉर छिड़ गया और 1922 नवंबर तक ये चला था। तो देखिए वाइट में कौन कौन है। रेड तो हमें पता है कि बोल्शेविक्स हैं। वाइट में थे सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की, यानी कि जो ज़ार को फिर से राजा बनाना चाहते थे, लैंडलॉर्ड्स या फिर एरिस्टोक्रेट्स जिनकी ज़मीनें छिनने वाली थी, क्योंकि लेनिन ने पहले ही कह दिया था कि सारी ज़मीन कम्युनिज्म फिलॉसफी के अनुसार जो सारी ज़मीन है, सारे रिसोर्सेज हैं वो कलेक्टिव होंगे, वो सबके होंगे, ना कि किसी एक या दो आदमी के। तो यानी कि जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी उनकी सबकी छिनने वाली थी, इसलिए वो वाइट्स का सपोर्ट कर रहे थे। फिर तीसरा है चर्च और क्लर्जी, क्योंकि कम्युनिज्म के अनुसार सरकार सेक्युलर होगी, इसीलिए चर्च भी इसके खिलाफ था क्योंकि उनकी पावर भी छिनने वाली थी। और मेंशेविक तो थे ही, मेंशेविक्स जो कि सत्ता से हटाए गए थे। इसके साथ साथ वाइट फैक्शन को यूके, फ्रांस और यूएसए का भी सपोर्ट था, क्योंकि ये सभी देश कम्युनिज्म के खिलाफ थे। इनका मानना था कि कम्युनिज्म एक बहुत ही ख़राब फिलॉसफी है जो कि कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, और इसीलिए इन्होंने वाइट को पैसा दिया, सेना भी सप्लाई करी। इस सब के बावजूद जो रेड आर्मी थी, रेड गार्ड को अब क्या कहा जाने लगा था, रेड आर्मी, यानी कि आर्मी ऑफ रशिया, इन्होंने वाइट्स को हरा दिया। ज़ार और उसकी फैमिली को पकड़ के मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, गोलियां मार दी गई। और बोल्शेविक
अब बन गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, यानी कि अब जो बॉल्शविक्स हैं अब वो बन गए कम्युनिस्ट्स। और यूएसएसआर का गठन होता है 1922 दिसंबर में, और यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी थी जो कि सोशलिस्ट थी नेचर से, और लेनिन इसके सबसे पहले प्रधान थे, देश के प्रीमियर थे। लेनिन की एक बहुत ही खास बात थी कि उन्होंने ये मार्क्सिज्म में एक नई चीज़ ऐड करी थी, आपको मैंने पहले भी बताया था, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी कि वो खुलेआम कहते थे कि मैं एक डिक्टेटर हूँ, लेकिन मैं डिक्टेटर वर्कर्स के लिए हूँ, इंडस्ट्री के जो काम करने वाले लोग हैं उनके बिहाफ पे, उनकी तरफ से मैं एक डिक्टेटर हूँ। और इसीलिए यूएसएसआर, यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता हो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, क्योंकि इसमें कई सारे रशियन एम्पायर के जो छोटे छोटे हिस्से थे वो भी जुड़ते गए, जैसे कि बल्गारिया, क्रीमिया, यूक्रेन, इन सभी ने अपनी अपनी सोवियत बनाई, और इसमें कुल मिलाकर 15 अलग अलग देश शामिल थे, और इसी तरह से ये कहलाया यूएसएसआर। अब मैं बात करूँगा रशियन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली बात, इसने दुनिया के एक सबसे बड़े एम्पायर, रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था, उसमें मोनार्की ख़त्म कर दी और एक नेशन स्टेट बनाया। नेशन स्टेट जो कि पूरे यूरोप में बनते जा रहे थे 18वीं 19वीं सदी में, अब रशिया में भी एक नेशन स्टेट बन चुका था। कम्युनिज्म की फ़िलॉसफी को पहली बार प्रैक्टिकल शेप मिला था। अभी तक कम्युनिज्म सिर्फ किताबों के पन्नों में था, मार्क्स द्वारा लिखा गया, लेकिन पहली बार कोई देश बना था कम्युनिज्म की फ़िलॉसफी पे, और धीरे धीरे इसके बाद अगले 50-60 सालों में दुनिया के कई देशों ने कम्युनिज्म को अपनाया, और इनमें से कुछ फेमस देश हैं नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वियतनाम, लाओस और चाइना। ये कुछ बड़े और फेमस देश हैं जहाँ पे कम्युनिस्ट पावर में रहे हैं कई सालों तक। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज और अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी बंद कर दी गई, सारी प्रॉपर्टी सरकार की है, सारे रिसोर्सेज, नदी, माइंस, सब कुछ सरकार का है, सरकार ही सारी काम करेगी, कमांड इकोनॉमी चलाएगी, यानी कि सारी कंपनीज, साबुन से लेकर हैवी मशीनरी और टैंक्स के मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ सरकार करेगी। ये थी कमांड इकोनॉमी और नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। फिर 5 ईयर प्लान शुरू करे गए, ये एक बहुत ही यूनिक फीचर था, दुनिया में उस वक्त ऐसा किसी देश में नहीं देखा गया था। तो 1928 में सबसे पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, और भारत में भी हमने यहीं से यूएसएसआर से ये आइडिया लिया है 5 ईयर प्लान का। याद रखिएगा, भारत का पहला 5 ईयर प्लान 1952 में शुरू हुआ था और यूएसएसआर में 1928 में। इसके बाद यूएसएसआर का जो रेवोल्यूशन था, रशियन रेवोल्यूशन, ये पहला रेवोल्यूशन था दुनिया का जिसने ट्रू इक्वालिटी एस्टैब्लिश करी। देखिए, इसका मतलब ये ट्रू इक्वालिटी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में देश बनने के बाद वोट देने की आज़ादी, समान अधिकार नहीं दिए गए थे। अमेरिका में वोट देने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को था जिनके पास ज़मीन थी, यानी कि लैंड ओनर्स थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी वोट देने का अधिकार सिर्फ आदमियों को था, उनमें भी जो लैंड ओनर्स थे या फिर जो किसी नौकरी में थे या बिजनेस में थे। महिलाओं को तो अधिकार था ही नहीं, बहुत सालों तक, लगभग 100 साल तक नहीं था। उसके अलावा जैसे कि अमेरिका में अश्वेत थे, उन्हें भी, अफ्रीकन अमेरिकन्स को तो दोयम दर्जे का सिटीज़न माना जाता था, कई सालों तक तो उन्हें स्लेव्स की तरह रखा गया। इसी कारण से कहते हैं कि ट्रू इक्वालिटी कोई रेवोल्यूशन नहीं दे पाया रशियन रेवोल्यूशन तक। देखिए, रशिया में डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट जो पावर्स थे, जो अधिकार मिले हुए थे, वो सबको बराबर मिले थे। अब चाहे आप ज़ार निकोलस के भांजे या भतीजे हो सकते थे, लेकिन आपको 1922 के बाद से वही अधिकार प्राप्त है जो कि एक आम किसान को या फिर एक फैक्ट्री वर्कर को है। तो यानी कि एरिस्टोक्रेट, क्लर्जी और प्रोलेटेरिएट यानी कि वर्कर्स, इन सबको समान अधिकार, बराबर अधिकार मिले रशियन रेवोल्यूशन के बाद। भारत में भी ऐसा ही हुआ। भारत के आज़ाद होने के बाद हमारे संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया और सबको वोटिंग राइट्स भी दिए। तो इसीलिए रशिया और भारत इस मामले में बहुत आगे माने जाते हैं। आई होप आपको रशियन रेवोल्यूशन समझ में आया होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये फ़ोटो किसका है। आपको एक हिंट देता हूँ, लेनिन की डेथ के बाद ये यूएसएसआर के अध्यक्ष बने थे। थैंक यू वेरी मच।